देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 107 हिंदी ऑनर्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें BHDC 107 पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारे सब्जेक्ट का बुक का नाम रहेगा और इस बुक को आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BHDC 107 पाश्चात्य काव्य शास्त्र बुक का नाम है। ठीक है, और अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक में भाई मेरे अगर आप लोग देखोगे ना तो टोटल 15 चैप्टर हैं और 15 के 15 चैप्टर में कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो चैप्टर आपके एग्जाम में आ सकता है, हम लोग उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर उन क्वेश्चनों की आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और हो सकेगा तो भाई मैं किताब तो मैं पूरी पढ़ाऊंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है या जो आपके एग्जाम में आ सकता है उसी की बात करेंगे। तो देखिएगा हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा। पहला चैप्टर भाई मेरे प्लेटो का काव्य चिंतन क्या है, यानी भाई ये प्लेटो जो है इसका काव्य चिंतन क्या है। और प्लेटो एक प्रकार से कह सकते भाई राजनीतिक विचारक है। प्लेटो भाई मेरे एक बताओ ना पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का इसको बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, एक विचारक है। तो प्लेटो का काव्य चिंतन क्या है और प्लेटो को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, या प्लेटो का काव्य संबंधी मत क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इनके बारे में आपको बताता हूं। देखिएगा अगर मैं भाई मेरे प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो का काव्य चिंतन क्या है, तो देखिएगा दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में प्लेटो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका नाम है प्लेटो ने काव्य की आलोचना में प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक लिखा है। यानी प्लेटो ने एक बुक लिख रखी है जिसका नाम क्या है जी, द रिपब्लिक, यानी गणराज्य को लेकर के लिखा है। प्लेटो ने अपने काव्य संबंधी जो विचार हैं बहुत गहरे आलोचनात्मक दार्शनिक दृष्टिकोण से दिए हैं। प्लेटो का काव्य चिंतन क्या, तो प्लेटो का जो पहला काव्य चिंतन है उसका हम लोग बोलते भाई मैंने अनुकरण क्या है। जो प्लेटो है उसने पहला जो काव्य चिंतन दिया अनुकरण। प्लेटो के अनुसार काव्य अनुकरण है, यानी अनुकरण करता है जो कविता काव्य होता है, यानी काव्य में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी का भैया मेरे अनुकरण करता है। ठीक है, या उसके जैसा बनना चाहता है, उसके जैसा लिखना चाहता है। हर काव्य की यही विशेषता है कि उसमें क्या भैया अनुकरण है। प्लेटो का मानना है कि संसार स्वयं ईश्वर के विचारों की अनुकृति है। क्या कहता है प्लेटो, कहता है भैया संसार में जो भी विचार हैं वो ईश्वर के ही विचार हैं जो व्यक्ति बता रहा है। काव्य उसकी अनुकृति का एक नकल है। यानी प्लेटो कहता है कोई भी विचारक या कोई भी व्यक्ति जो कुछ अपना विचार दे रहा है वो विचार पहले से ही है, हम लोग सिर्फ ईश्वर के विचारों की अनुकृति हैं। यानी व्यक्ति जो है वो ईश्वर के विचारों की क्या करता भाई, नकल करता है। ये प्लेटो का मानना है। प्लेटो कहता है कि इस जो पूरी दुनिया में पूरे संसार में ईश्वर के विचार की ही अनुकृति है और ईश्वर का जो विचार है सब लोग उसी की नकल करके लोग बता रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं सभी ने कह सकते कि जो ईश्वर का विचार है उसी को बता रहे हैं। यानी भैया सबने कुछ नहीं नया नहीं बताया है, सभी लोग जो ईश्वर का विचार है उसी को बता रहे हैं। यही प्लेटो कहता। इस प्रकार प्लेटो के काव्य तृतीयक सत्य हैं। यानी प्लेटो कहता है कि जो विचार हैं वो रियलिटी से दूर हैं, सच्चाई से दूर रहते हैं। भाई कोई व्यक्ति अगर कोई विचार देता है ना तो उसका जो विचार है ना वो सच्चाई से बहुत दूर है। किसका मानना है, प्लेटो का मानना है। प्लेटो कवियों की आलोचना करता है। अगर बात करूं तो प्लेटो ने भाई मेरे जो कवि हैं, दूसरी बात क्या बताएगी, प्लेटो ने कवियों की यानी जो कवि होते हैं कवियों की आलोचना की है। प्लेटो ने कहा कि कवि भावनाओं को भड़काते हैं जो तर्क और विवेक को नुकसान पहुंचाते हैं। भैया प्लेटो कहता कि जो कवि होता है ना वो सिर्फ भावना भड़काता है। प्लेटो का मानना है कि कवि जो हैं वो कभी भी तर्क की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धिमानी की बातें कभी नहीं करता है। कभी बड़ी बड़ी बातें करता है और झूठी बातें करता है, कह रहा है भाई। प्लेटो का मानना कि जो कवि लोग होते हैं
वो लोगों की भावना भड़काते हैं, लेकिन जो कवि गण होते हैं वो कभी तर्क की बातें, ज्ञान की बातें, कभी कभी भी ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ वो लोगों की भावना भड़काते हैं और बड़ी बड़ी बातें कौन करता है? कवि करता है, प्लेटो कहता है। प्लेटो ने कहा कि विशेष रूप से हेमर जैसे कवियों की आलोचना की है। प्लेटो कहते हैं कि देवताओं की अनैतिकता और गलत क्यों रूप में चित्रित करते हैं। यानी प्लेटो का कहना है कि भाई जो कवि लोग होते हैं वो ज्यादातर भावना भड़काते हैं, सच्चाई से दूर रहते हैं। जो कवि है सिर्फ एक प्रकार से कल्पना में जीता है, सच्चाई में नहीं रहता भाई मेरे कवि। ये प्लेटो का मानना है। यानी जो कवि लोग होते हैं ना, जो पोइट होते हैं, अरे भैया जो भी कवि होता है वो सिर्फ कल्पना में जीता, सच्चाई से बहुत दूर है। ठीक है, ये किसका मानना है? प्लेटो का मानना है। प्लेटो अगला क्या मानता है? तीसरे नंबर पर आप लोग कह सकते हैं प्लेटो का क्या मानना था भाई मेरे, कि नैतिकता और राज्य का दृष्टिकोण। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्लेटो कहता कि अगर आदर्श राज्य बनेगा तो उसमें कवि नहीं होंगे, क्योंकि कवि हमेशा लोगों को भड़काता है, कवि केवल काल्पनिक बातें करता, असली बातें कभी नहीं करता है। तो प्लेटो का मानना है कि भाई अगर कभी भी आदर्श राज्य बनेगा तो उसमें कोई कवि नहीं होगा, क्योंकि वह लोगों की आत्मा को भटकाते हैं। यानी कवि जो हैं वो लोगों की आत्मा को भटकाने का काम करते हैं। ये किसका मानना है? प्लेटो का मानना है। प्लेटो इस बात को मानता है। प्लेटो कहता है कि जो कविताएं होती हैं समाज और विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं। प्लेटो का मानना है भाई मेरे, जो कवि लोग होते हैं, जो कविताएं करते हैं, ये युवा को भटका रहे हैं, उसको सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं। कवि केवल काल्पनिक बातें करता है, सामाजिक सच्चाई से दूर रहते हैं, और कवि जो हैं वो एक प्रकार से लोगों को, युवाओं को और समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। और जब कभी भी आदर्श राज्य बनेगा तो उसमें कवि नहीं होगा भाई। अगला प्लेटो के मानते हैं भावना बनाम तर्क। प्लेटो का मानना है कि जो कवि हैं, जो काव्य हैं, उसमें सिर्फ भावना होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। प्लेटो का मानना है कि जो कवि होते हैं या जो कविताएं होती हैं उसमें सिर्फ भावना है, उसमें भी कोई तर्क, ज्ञान, विज्ञान कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, झूठी बातें होती हैं। यानी प्लेटो का मानना कि जो काव्य है उसमें सिर्फ भावनाएं हैं, उसमें कोई तर्क वितर्क, ज्ञान विज्ञान वाली बातें कविताओं में नहीं की जाती हैं, काव्यों में नहीं की जाती हैं। प्लेटो ने काव्य की आलोचना की है। प्लेटो जो है वो साहित्य की या कविताओं की आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है। प्लेटो कहता है कि जो कविता है या जो काव्य हैं वो उसमें सच्चाई नहीं है, वो भावना के आधार पर लिखे जाते हैं। प्लेटो मानता है कि जो काव्य है या जो साहित्य है वो लोगों को भटका रहा है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। प्लेटो ने आगे चल करके कह सकते एक प्रकार से विज्ञान को बात की है। प्लेटो की आलोचना ने नैतिक दृष्टिकोण से साहित्य की आलोचना की है। प्लेटो जो है एक प्रकार से भाई विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर साहित्य की आलोचना करता है। ठीक है, प्लेटो का काव्य चिंतन नकारात्मक है। यानी प्लेटो कविताओं को, साहित्य को अच्छा नहीं मानता है, नकारात्मक मानता है। प्लेटो मानता कि जो कविता है, जो काव्य हैं, वो भैया सच्चाई से बहुत दूर हैं, उनमें सिर्फ कल्पना भरी हुई है, लोगों को भटकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच्चाई उसमें कुछ नहीं है। जो काव्य है, जो साहित्य है, उसमें विज्ञानिता की बात नहीं हो, विज्ञान से बहुत दूर है, उसमें तर्क, ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं होता, खासतौर से साहित्य में। प्लेटो प्रश्न उठाता और कहता है कि कला और साहित्य का समाज से क्या संबंध है, ये आज कभी लोग बता नहीं पाए हैं। तो प्लेटो एक प्रकार से साहित्य को अच्छा नहीं मानता है, कहता उसमें सिर्फ भावनाएं भरी हैं, जो एक कल्पना में कभी जीता वही कुछ लिखता है। वो सामाजिक हकीकत से, सामाजिक सच्चाई से, ज्ञान विज्ञान से कह सकते साहित्य और जो कवि है, जो काव्य है, वो बहुत दूर हैं। ये प्लेटो का मानना है और प्लेटो इस प्रकार की बात कहता है। प्लेटो त्रासदी की अवधारणा बताता है, कहता कि जो कवि हैं, जो काव्य हैं, ये लोगों को भटका रहे हैं, ये समाज को सही रास्ता नहीं देते हैं। जो कवि हैं, जो काव्य हैं, उसमें भैया कहीं पर भी ज्ञान विज्ञान नहीं है और यह समाज के लिए गलत है। इसलिए कह सकते प्लेटो का जो काव्य संबंधी मत है वो
नकारात्मक है। वो कवियों को, कविताओं को, साहित्य को नहीं मानता, कहता है इसमें सब झूठी बातें भरी हुई है भाई मेरे, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये प्लेटो का मानना है, ये ऐसा मानता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर से पहले अब जो चैप्टर मैंने बताई, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, अरस्तु का साहित्य सिद्धांत। इसमें हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो अरस्तु भाई मेरे क्या मानता है, अरस्तु प्लेटो की तरह अरस्तु भी एक राजनीतिक विचारक है, और ये सभी लोग इसमें राजनीतिक विचारक है, जो लोग साहित्य के बारे में, कविता के बारे में, कवियों के बारे में अपने विचार दे रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादातर लोग जो प्लेटो, अरस्तु, ये सब भाई पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, और इस साहित्य को और कवियों को और कविताओं की ये कैसे मानते हैं उसको बता रहे हैं। देखो अरस्तु की बात करें, अरस्तु जो है भैया प्लेटो का शिष्य है। जो अभी प्लेटो के बारे में आपको मैंने बताया, प्लेटो जो था ना उसी का चेला है, उसी का शिष्य है भाई मेरे अरस्तु। और बताया जाता कि अरस्तु बड़ा विद्वान था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है भाई मेरे अरस्तु। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है, लेकिन उसने साहित्य को प्लेटो की नजर से बिल्कुल अलग देखा है। प्लेटो ने जो साहित्य को लेकर के बातें की, साहित्य की, तो उसने बुराई उराई कर दी भाई मेरे। कवियों की वो कहता कवि भी कुछ नहीं है, झूठी बातें करते, काल्पनिक बातें करते हैं, कवि जो है सच्चाई से बहुत दूर हैं, सिर्फ कवि कल्पना में जीता है, ये प्लेटो ने कहा। लेकिन अरस्तु जो है प्लेटो से अपने बिल्कुल अलग विचार देता है। ठीक है, जहां प्लेटो ने कवियों की, काव्य की, साहित्य की आलोचना की यानी बुराई की, वहीं अरस्तु ने काव्य को, कवियों को बहुत ही अच्छा माना, यानी रचनात्मक। उन्होंने कहा कि जो कवि हैं बहुत रचना करते, रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं कवि। काव्य जो क्रिएटिव होता है, काव्य का या कविताओं का समाज में उपयोग है, और काव्य जो है सौंदर्य को भी बढ़ाता है। तो अरस्तु का जो विचार है वो प्लेटो से भैया बिल्कुल अलग है। अरस्तु का साहित्य चिंतन क्या है, देखो अरस्तु की बात करें तो अरस्तु का साहित्य चिंतन, उसके ग्रंथ, ठीक है, काव्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें से विशेष रूप से उसने महाकाव्य और नाटक की बात की है, विशेषकर त्रासदी की चर्चा की है। अगर आप देखोगे अरस्तु का जो काव्य चिंतन है, अरस्तु की भाई मेरे एक बुक है, नाटक है, जिसमें अरस्तु ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है त्रासदी। त्रासदी में कह सकते कि अरस्तु ने अपने साहित्य को लेकर के या कविता को लेकर के, काव्य को लेकर के उसने अपने विचार दिए हैं त्रासदी में। अरस्तु क्या मानता है, अरस्तु कहता है भैया कि जो कविताएं हैं उनको अनुकरण मानता है। अरस्तु जो है वो काव्य को क्या मानता भैया, अनुकरण मानता है। प्लेटो से बिल्कुल हट करके अरस्तु ने कहा कि कला का अनुकरण करना चाहिए और सबके लिए जरूरी है। भाई हम लोगों को कला का अनुकरण करना चाहिए, कलाओं की नकल करनी चाहिए, हम सबके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अरस्तु का मानना है। अरस्तु कहता है कि जो कला है, जो साहित्य है वो सत्य है, जो हमारे अनुभव होते हैं साहित्य वही लिखता है। अरस्तु का क्या मानना भाई, जो कविताएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, जो साहित्य होता है वो बिल्कुल सच्चाई होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं वो कविताओं में होते हैं, इसलिए जो काव्य हैं वो बिल्कुल सच होते हैं और उनका हमें अनुकरण करना चाहिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ये अरस्तु मानता है। ठीक है, अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया है, त्रासदी का सिद्धांत है। अरस्तु ने एक त्रासदी की परिभाषा दी है। अरस्तु कहता है कि भाई मेरे गंभीर कथा है त्रासदी इसकी, जिसमें पूर्णता, करुणा, भय और भावनाओं की शुद्धि की बात की है। यानी अरस्तु जो है त्रासदी की विवेचना करता है। अरस्तु कहता कि गंभीर कथाएं, यानी साहित्य में भाई मेरे गंभीर गंभीर जो कथाएं होती हैं वो लिखी जाती हैं, और साहित्य में पूर्णता है। साहित्य आधे अधूरे नहीं भैया, पूर्ण है, जो समाज और व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां देते हैं। अरस्तु का मानना कि साहित्य पूर्ण है। अरस्तु का मानना कि जो साहित्य उनमें करुणा और भय होता है, यानी अरस्तु का मानना कि जो साहित्य है, जो कविताएं हैं उनमें करुणा है, उनमें माया है, ममता, उसमें भावनाएं बहुत होती हैं और उन्हीं भावनाओं को लिखा जाता है। अरस्तु का मानना कि जो साहित्य है वो भावना की शुद्धि है,
यानी साहित्य को, कविताओं को पढ़ने से हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं और हम लोगों को आत्मा की शांति मिलती है। किसका मानना है? ये अरस्तु का मानना है। त्रासदी की उसने क्या की, एक प्रकार से विवेचना की है, लिखी हुई है। अगर मैं अरस्तु की बात करूं तो अरस्तु ने कहा कि कथानक यानी जो मिथ्स हैं, हर किसी काव्य में प्राण होते हैं। यानी कहने का मतलब अरस्तु का कहना है कि जो कोई भी जो काव्य लिखा जाता है वो सच होता है, उसमें सच्चाई है, उसमें प्राण होता है। चरित्र से अधिक कहानी की रचना होती है। अरस्तु मानता कि जो कविताएं होती हैं, जो काव्य होते हैं, उसमें चरित्र से ज्यादा कहानी की रचना पर हम लोगों को ध्यान दें, अरस्तु का मानना। अरस्तु जो है काव्य के अरस्तु का मानना कि जो काव्य है, जो साहित्य 3 प्रकार का होता है। अरस्तु काव्य को 3 प्रकार का मानता है, जैसे महाकाव्य, त्रासदी काव्य, हास्य या नाटक काव्य। 3 प्रकार के काव्य किसने बताए भैया? अरस्तु ने बताए। अरस्तु ने कौन कौन सा काव्य बताया भाई मेरे? पहला उसने महाकाव्य बताया, जिसे रामायण महाभारत में जो कुछ बताया गया है। दूसरा उसने बताया भैया त्रासदी महाकाव्य होता है। तीसरा अरस्तु ने जो महाकाव्य बताया वो नाटक, हंसी मजाक वाले जो महाकाव्य थे उसको अरस्तु ने बताया। अरस्तु जो है वो अनुकरण का सिद्धांत दिया, ठीक है, कि भाई जो साहित्य है वो बिल्कुल सच होता, रियल होता, उसका हमको मानना चाहिए। अरस्तु ने कथा रिसोर्स बताई कि भाई जो कविताएं, जो साहित्य, जो कविताएं, जो साहित्य होता है उसमें करुणा है, उसको पढ़ने से हमारे आत्मा को शांति मिलेगी, अरस्तु ने कहा। अरस्तु त्रासदी की बात करता है। त्रासदी क्या है? श्रेष्ठम काव्य रूप त्रासदी हैं। जो श्रेष्ठ कविताएं होती, सबसे बढ़िया जो कविताएं होती, साहित्य होता है, उसको त्रासदी कहा है। जो आत्मा को प्रभावित करता है, यानी कविताएं भैया हमारी आत्मा को प्रभावित कर जाती हैं। यानी जो साहित्य लिखा गया है ना, जो लोगों ने, कवियों ने साहित्य लिखा है, जो अपनी मन की भावनाओं को लिखा है, वह लोगों के आत्मा को प्रभावित करती हैं। ये बातें उसने त्रासदी में कही हैं। चरित्र चित्रण, अरस्तु का मानना है कि नायक ऐसा होना चाहिए जो त्रुटिपूर्ण हो पर पूरी तरह बुरा ना हो। यानी कोई भी कविता, कोई भी कहानी, उसका जो मुख्य नायक है, जिस पर कहानी लिखी गई है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होनी चाहिए, पूरी बुराई नहीं होनी चाहिए। अरस्तु ने कह सकते हैं प्रकार से भैया एकता का सिद्धांत दिया है। अरस्तु ने किसका सिद्धांत दिया? एकता का। यानी नाटक में कथा हो, समय और स्थान की एकता होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर नाटक लिखा जा रहा है तो उसमें समय और स्थान जो है लगभग एक से ही होने चाहिए। ये अरस्तु का मानना, या अरस्तु का सिद्धांत है, ठीक है। अरस्तु की त्रासदी को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि इसको लेकर के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, अगर हम लोग अरस्तु की त्रासदी की बात करें भाई मेरे, तो अरस्तु क्या मानता है? देखो, अरस्तु का मानना है भाई मेरे कि त्रासदी एक ऐसा अनुकरण है जो गंभीर है, पूर्ण है, निश्चित है और आकार की क्रिया की नकल करता है। त्रासदी जो है भैया, त्रासदी में उसने माना करुणा और भय की भावनाओं को जागृत करती हैं और शुद्ध करती हैं। त्रासदी में अरस्तु ने माना है। अरस्तु जो है त्रासदी में उसने अपनी 6 बातें बताई हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व हैं। पहला तत्व भैया कथानक। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो किसी भी की सबसे महत्वपूर्ण होती कथानक होता है। फिर पात्र, नायक में कोई कमी हो, लेकिन परंतु नायक जो कविता जिसके ऊपर या जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ एक प्रकार से अच्छाई होनी चाहिए। फिर विचार, अरस्तु कहता है कि किसी भी साहित्य में विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु का मानना फिर भैया भाषा, किसी भी साहित्य की जो भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, सुसंगठित भाषा होनी चाहिए। अरस्तु ने 5वां बात बताई त्रासदी, उसने संगीत बताया। कोई भी साहित्य उसमें संगीत और लय जरूर होना चाहिए। यानी अरस्तु ने जो 6ठा तत्व बताया त्रासदी का, वो दृश्य प्रभाव, यानी कोई भी साहित्य हो उसका मंचन करना चाहिए, उसको दृश्य के रूप में और उसको यानी एक प्रकार से फिल्म के रूप में या काव्य के रूप में, और उसको दृश्य के रूप में अभिनय किया जा सके। और खास तौर से अरस्तु ने जो त्रासदी की घटना बताई, घटना की एकता हो। अरस्तु का मानना जो भी साहित्य लिखा जा रहा है उसमें घटना की एकता होनी चाहिए, स्थान की एकता होनी चाहिए और समय की एकता होनी चाहिए। इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रख करके हमें साहित्य का लिखना चाहिए, ठीक है।
अरस्तु का मानना कि त्रासदी का नायक वह श्रेष्ठ चरित्र, यानी वह श्रेष्ठ चरित्र होना चाहिए जो न राजा हो न दुष्ट हो, बल्कि मध्यवर्ती व्यक्ति किसी भी साहित्य का मूल व्यक्ति होगा। ठीक है। अरस्तु का मानना कोई त्रुटि या दुर्बलता जिससे वह पतन की ओर जाता हो, नायक के पतन से करुणा और भय की भावना उत्पन्न होती हो। यानी हम ऐसे साहित्य लिखें जो नायक हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। अगर नायक दुर्बल है, कमजोर है, उससे लोगों में लोगों को भय लगता हो या लोग उससे कुछ सीखें। अरस्तु त्रासदी में बात कहते हैं भैया कि कोई भी जो साहित्य लिखा जा रहा है ना, उससे लोगों की प्रेरणा मिले या लोगों को डर हो कि भाई वो लोग अच्छा काम करने लग जाएं। ये अरस्तु का भाई मेरे मानना है, खासतौर से त्रासदी में लेकर के उसने माना। तो अरस्तु का साहित्य चिंतन क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, लेजानिस का उद्दत की संकल्पना। उद्दत क्या है, और उद्दत को लेकर के आपके एग्जाम में खूब पूछा जाएगा उद्दत। ठीक है, यानी इसमें अगर आप लोग बात करेंगे लोंजनाइजस जो है, लोंजनाइजस जो है, लोंजनाइजस की उद्दत की संकल्पना क्या है। ठीक है, और लोंजनाइजस की उद्दत की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये आपका 3 चैप्टर होगा। ठीक है भाई, देखिएगा अगर मैं बात करूं तो उद्दत की परिभाषा की, यानी आखिर उद्दत क्या है। लोंजनाइस ने कह सकते हो भैया, उद्दत वह गुण है, ध्यान सुना, उद्दत क्या है। उद्दत वह गुण है जो पाठक और श्रोता के मन में, यानी जैसे भाई मान लो कि अगर उद्दत का मतलब क्या होता है कि भाई उद्दत वह चीज होती है, जैसे जब आप किसी कविता को पढ़ेंगे, जब आप किसी कहानी को पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे मन में बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी आपको खुशी मिलेगी। यानी जब कोई आदमी कोई कविता, कोई कहानी, कोई निबंध या कोई साहित्य पढ़ता है, तो पढ़ने वाले के मन में जो आश्चर्य है, जो भावना है जो पैदा होती है, उसी को उद्दत कहा जाता है। यह आत्मा को ऊंचा उठाता है, प्रभावित करता है। यानी उद्दत है हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है और ऊंचा करता है। यानी उद्दत हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है और प्रभावित करता है। उद्दत क्या है, जैसे मान लो कि भाई मैं एक आदमी हूं, मैंने कोई कविता पढ़ी, मैंने कोई कहानी पढ़ी, और कविता कहानी के पढ़ने से मेरे मन में एक आश्चर्य है, एक ऊंचाई है, या मैंने कोई कविता कहानी पढ़ी जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई, या मेरी आत्मा को ऊंचाई मिली, या कोई निबंध या साहित्य या कहानी पढ़ने से जिससे आप प्रभावित हो गए, वही उद्दत है। कहने का मतलब है कि आपने कोई साहित्य पढ़ा, आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने कोई कविता पढ़ी, कविता कहानी के पढ़ने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ा, उस कविता कहानी ने आपको प्रभावित किया, यही उद्दत है। कोई भी व्यक्ति जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, कोई भी साहित्य है, उसको पढ़ने से आपकी आत्मा को ऊंचाई मिली, आप अच्छे आदमी से भले आदमी बन गए, आप बुरे आदमी से बढ़िया आदमी बन गए, भैया यही उद्दत है, इसी को उद्दत कहा जा रहा है। ठीक है, अगर बात करूं तो उद्दत साहित्य का वह है जो आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। यानी उद्दत क्या है कि ऐसा साहित्य है, उद्दत एक ऐसा साहित्य होता है जो हमारी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है और हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, और उद्दत जो है व्यक्ति में बदलाव लाता है। उद्दत उन ऐसे साहित्यों को हम उद्दत कहते हैं, ऐसे कविता, ऐसे कहानियां जिनको पढ़ने से हमारे मन को ऊंचाई मिलती है, और हम जो ऐसे साहित्य जो हमको प्रभावित करते हैं, जिस साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, व्यक्ति को सीख मिलती है, जिस साहित्य को पढ़ने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, उसको उद्दत बोलते हैं भाई मेरे। उद्दत क्या है, विचारों की महानता है। क्या है उद्दत, क्या है, विचारों की महानता की बात करता है। आपने कोई कविता पढ़ी, कहानी पढ़ी,
उससे आपके विचार और बढ़िया हो गए और अच्छे हो गए, ये उद्दत है। जैसे मैंने कोई कविता पढ़ी, कहानी पढ़ी, और भैया कविता कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन के जो विचार हैं बदल गए या मेरे विचार और बढ़िया हो गए, यही उद्दत है। अगला क्या, भावनाओं की प्रचंडता। जैसे मान लो आपने कोई कविता कहानी पढ़ी, उससे आपकी भावनाएं और भी बढ़िया हो गई, सच्ची और तीव्र हो गई। जैसे आपने कोई साहित्य पढ़ा, साहित्य को पढ़ने के बाद आपकी जो भावना है, भावना अच्छी हो गई या भावना शुद्ध हो गई, ये उद्दत है। कोई भी साहित्य पढ़ने के बाद अगर आपके मन के विचार बदल गए, आपकी भावनाएं शुद्ध हो गई और आप किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे, उसको अच्छा मानने लगे, ये भैया भावनात्मक, यानी भावनाओं को बदलता है उद्दत। ऐसा साहित्य जिसको पढ़ने से आपकी भावनाएं बदल जा रही हैं, उसको भैया उद्दत बोला जाता है। उचित भाषा का चयन। उद्दत का मतलब कि ऐसा साहित्य जिसमें भाषा का चयन अच्छा है, यानी जिस साहित्य में अच्छी भाषा है, अलंकारों का प्रयोग है, या जिसमें व्याकरण के अनुसार जिस साहित्य में भाषा है, उसको उद्दत बोला जाता है। यानी जिस साहित्य की भाषा अच्छी है उसको उद्दत कहा जा रहा है। भाव्य शैली, यानी जिस साहित्य को पढ़ने से हमारे मन में ऊंचा विचार आए और हमारा विचार बढ़िया बने और हम एक सकारात्मक व्यक्ति बने, ऐसे साहित्य को उद्दत साहित्य कहा जाता है। संजीव कल्पना, यानी उद्दत ऐसे साहित्य को, ऐसे कविताओं को, ऐसे कहानियों को बोला जाता है जिसमें रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार हो। जिन साहित्य यानी जिन कहानियों में या जिन साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, जिस साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे साहित्य को उद्दत बोला जाता है। और जिस साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति का मन बदल जाए, व्यक्ति की आत्मा बदल जाए और व्यक्ति के विचार बदल जाएं, व्यक्ति की भावना बदल जाए, ऐसे साहित्य को उद्दत साहित्य बोला जाता है। भाई मेरे, मैंने ऐसी कोई कविता पढ़ ली, मैंने कोई कहानी पढ़ ली, मैंने कोई साहित्य पढ़ लिया, उससे मेरे जो विचार है बदल गए, मेरी जो भावना है बदल गई, मैं बुरा व्यक्ति था, मैं अच्छा व्यक्ति बन गया, या किसी के बारे में मैं नेगेटिव सोचता था, मैं पॉजिटिव सोचने लग गया, यही भैया क्या है, उद्दत है। यही उद्दत की संकल्पना है और यही उद्दत की अवधारणा है। समझ रहे? यानी भावना आपकी बदल गई, आपकी भावनाएं बदल गई, आपके विचार बदल गए, ऐसे साहित्य को पढ़ने से उसी को उद्दत की अवधारणा बोला जा रहा है। आप भाई किसी को अच्छा नहीं मानते थे, बुरा मानते थे, लेकिन कविता कहानी और साहित्य को पढ़ने के बाद आपकी भावना बदल गई, यही भाई मेरे उद्दत है। और इसी को बोलता है साहित्य में उद्दत की अवधारणा। लेजर लाइस जो है, यानी उद्दत की भावना जो है, उद्दत की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि उद्दत को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, वर्ड्सवर्थ देखेंगे। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। वर्ड्सवर्थ मतलब स्वच्छंदवाद होता है भाई मेरे, या स्वच्छंदवाद, यानी कविताओं में जो स्वच्छंदवादी कविताएं की जाती काव्य में, उसी को वर्ड्सवर्थ बोला जाता है। विलियम, इनका नाम क्या भाई मेरे, ये अंग्रेज है, विलियम वर्ड्सवर्थ नाम है इसका, वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी में एक रोमांटिक कवि है। कैसा कवि है, रोमांटिक कवि है। इसका नाम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ नाम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पारंपरिक और कृत्रिम काव्य शैली का विरोध किया है। विलियम जो वर्ड्सवर्थ है, वो कविता को सरल और भावनात्मक और मानवीय बनाया। उसके काव्य चिंतन के सिद्धांतों की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कवि है, कैसा कवि है भैया, रोमांटिक कवि है। यानी कल्पना में जो कवि लिखते हैं उसको भैया रोमांटिक कवि बोलते हैं। रोमांटिक कवि कौन है, कि जो कल्पनाओं में जीता, जो काल्पनिक
कल्पनाओं के आधार पर कविताओं को लिखता है। यहाँ रोमांटिक यानी प्रेमी प्रेमिला को मत समझ लेना कि जो रोमांस करते हो वो रोमांटिक नहीं है। यहाँ रोमांटिक का मतलब है जी कि जो कवि है वो क्या है, कैसा कवि है, जो कल्पनाशील है, जो काल्पनिक तौर से कविताओं को लिख रहा, कल्पना में जी रहा, उसको बोलते भैया रोमांटिक कवि। अगला देखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य की अवधारणा क्या है। अगर मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करूं तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भैया कविता जो है शक्तिशाली भावना है। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना जो कविता है वो शक्तिशाली भावना है का स्वाभाविक प्रवाह है। कविता हमारे मन में जो शांति करती है और हमारे भावनाओं को उत्पन्न करती वही कविता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता भावना से उपजती है ना कि तर्क से। विलियम का मानना है कि भैया विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता भावना से जन्म लेती है, विचार उचार से नहीं। कविता तर्क से नहीं, विचार से नहीं, बल्कि कविता और काव्य का जो जन्म है वो भावनाओं से होता है। जिस व्यक्ति के अंदर में फीलिंग है, जिस व्यक्ति के अंदर में भावनाएं हैं, वही व्यक्ति कवि है या वही व्यक्ति कविता को कर सकता है। तार्किक तर्क से और विज्ञान से कविता जन्म नहीं लेती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या मानना है? कविता का उद्देश्य मनुष्य को आनंद देने के लिए कविताओं को लिखा जाता, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। और नैतिकता का सुधार लाना। भैया कविता जो लिखी जाती, जो साहित्य लिखा जाता ना, मनुष्य को आनंद देने के लिए, मनुष्य को खुशी देने के लिए साहित्य लिखा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो कविता, जो काव्य है, सत्य की खोज का माध्यम है, लेकिन वह भावनाओं के माध्यम से करता है। यानी जो काव्य है वो सत्य की खोज तो करता है, लेकिन भावनाओं के जरिए सत्य की खोज करता है, तर्क से नहीं। जो काव्य है वो तर्क से सत्य की खोज नहीं करता है, बल्कि भावनाओं से तर्क की खोज करता है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। भाषा की सादगी। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भैया कि कविता की जो भाषा है वो साधारण मनुष्यों के लिए सामान्य भाषा होनी चाहिए। यानी कहते विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें कोई भी कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं करना है, काल्पनिक भाषा का प्रयोग मत करो। भैया कोई भी साहित्य लिख रहे हो, कोई भी कहानी लिख रहे हो, कोई भी कविता लिख रहे हो, तो आम लोगों की भाषा, जो जन सामान्य की भाषा है, उस भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। सामान्य जीवन की प्रशंसा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो सामान्य लोग हैं, यानी ग्रामीण जीवन जो है और साधारण मनुष्यों की विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रशंसा की है, तारीफ की है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि सच्ची भावना और नैतिकता ग्रामीण जीवन में ही देखने को मिलती है, ये मानना है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति और मनुष्य का संबंध बताता है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या भाई बताता है कि प्रकृति और मनुष्य का जो है ना संबंध है। वर्ड्सवर्थ की कविताओं में प्रकृति केवल नहीं बल्कि एक जीवित है। विलियम वर्ड्सवर्थ मानते हैं जो प्रकृति है, जो नेचर है ना, ये जीवित है, इसमें जान है। प्रकृति से जुड़ करके मनुष्य नए नए अनुभव प्राप्त कर सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या मानना भाई, मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि हम लोग प्रकृति से जुड़ करके नए नए अनुभव, नए नए चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता की उत्पत्ति भैया भावना से होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना कि कविता में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना कि जो हमारी कविताएं हैं साधारण जीवन पर, गांव के लोगों पर और प्रकृति को लेकर के हमें कविता लिखनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता जो है प्रेरणा से जन्म लेती है, कविता प्रकृति से और अनुभव से जन्म लेती है। सारा मानना किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। तो चौथा भी भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही लिख करके आना। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, कोलरिज का काव्य चिंतन। इसमें हम कोलरिज की बात करेंगे। कोलरिज, तो कोलरिज का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं। आपको देखो इनका नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन का कवि है। क्या है? सैमुअल टेलर कोलरिज जो है 19वीं शताब्दी का अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन के प्रसिद्ध कवि हैं, चिंतक और आलोचक हैं। यह वर्ड्सवर्थ के समकालीन हैं। वर्ड्सवर्थ जो था अभी पहले बताया था ना, उसी के आसपास के हैं और इनका नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज।
और कोलरिज क्या कहता है? कोलरिज ने अपने काव्य सिद्धांतों को उसने 1871 में एक ग्रंथ लिखा था जिसमें उसने बता रखा है। कोलरिज क्या मानता है भैया? कोलरिज साहित्य को लेकर के क्या कहता है? कोलरिज के अनुसार काव्य कोई वस्तु नहीं है बल्कि एक क्रिया है। कोलरिज क्या कहता है भैया? जो कविताएं होती है ना, कोई वस्तु नहीं बल्कि एक क्रिया है और एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो कल्पना से संचालित होती है। यानी कोलरिज कहता है कि जो कविताएं हैं वो कल्पना से चलती हैं और कल्पना से संचालित होती है। कोलरिज का मानना, यानी जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, जो साहित्य हैं, वो किससे चलता भैया? वो कल्पना से संचालित होता है, रचनात्मक है, रचना करनी पड़ती है साहित्य की। ठीक है, एक कोलरिज का मानना है। कोलरिज का मानना कि जो कविता है कल्पना है, यानी कविता क्या है? कल्पना का सिद्धांत है। कोलरिज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कल्पना का सिद्धांत है। कोलरिज मानता है कि जो कविता है उसमें मानवीय चेतना है जो अनुभव को ग्रहण करती है। कोलरिज कहता है कि भाई कोई भी कवि अगर कोई कविता लिखता है तो अनुभव के आधार पर भाई मेरे कोई भी कवि कविता लिखता है। ठीक है, कोलरिज का दूसरा मानना कि जो कविता है वो रचनात्मक है, कलात्मक है, दैवीय शक्ति है। कवियों और कलाकारों को विशेष रूप से भगवान ने ऐसी शक्ति दी है जो कविता का सृजन कर सकते हैं। कोलरिज कहता है भैया कि भगवान ने कवियों को कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जिससे कवि भावनाओं को लेकर के किसी भी प्रकार की कविता लिख सकता है। एक कोलरिज का मानना है। ठीक है, कोलरिज कहता है कि सच्ची काव्य चेतना, कोलरिज ने बताई है कि कवि ही सच्ची काव्य चेतना कर सकता है। ठीक है, अगला गद्य और काव्य में कोलरिज के अनुसार अगर बात करूं, जो देखो कोलरिज कहता है कि भाई मेरे जो काव्य हैं काव्य और गद्य के रूप में नहीं होते हैं बल्कि शैली का उद्देश्य होता है। यानी कोलरिज का मानना है कि सत्य के माध्यम से आनंद होता है। यानी कोई भी जो साहित्य होता है वो सत्य की खोज के लिए है और साहित्य यानी जो कविताएं होती हैं हमेशा व्यक्ति को आनंद देती हैं। आनंद, लौकिकता के महत्व। कोलरिज का मानना कि भाई मेरे जो कविताएं होती है उसमें लौकिकता है। यानी कोलरिज का मानना था कि जो कविताएं लिखी जाती है उसमें कल्पना है, उसमें भावना है और उसमें रहस्य है। कोई भी जो कविता है उसमें क्या भैया? कल्पना है, भावना है, रहस्य है। इनसे कविताएं भरी होती हैं। कोई भी जो कविता है उसका एक ऐसा रूप है जो वह सच जैसा लगता है। यानी कोलरिज का मानना कि कविताओं में एक प्रकार से कह सकते हैं भाई काल्पनिक कविताएं होती हैं, भावना को लेकर के लिखी जाती हैं और रहस्यपूर्ण चीजों को लेकर के कविताएं लिखी जाती है। कोलरिज का मानना है। कोलरिज क्या मानता है? कोलरिज कल्पना की प्रधानता मानता है। यानी कविताओं में ज्यादातर कल्पना होती है, काव्य में गहन, सजीव और द्वितीयक कल्पना की जाती है। कोलरिज का मानना कि जो कविताएं उसमें होती है अलौकिकता है, यानी उसमें भैया रहस्य है। कविताओं में क्या? संगीत की होती है, यानी कविताओं को ऊंचे स्वर में संगीत के साथ गाया जा सकता है। कोलरिज का मानना है। कोलरिज कहता है भाई भावुकता, कविताओं में मानवीय संवेदना की गहराई, भावुकता होती है। कोलरिज का मानना जो कविताएं प्रकृति चित्रण है। कोलरिज मानता है कोई भी कविता अगर लिखी जाती है तो उसमें प्रकृति चित्रण किया जाता है, प्रकृति को लेकर के लिखा जाता है। कोलरिज दार्शनिक दृष्टिकोण देता है और कहता है कि कविता में दर्शन और आध्यात्मिकता की झलक हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसको कह सकते हैं कोलरिज का सारा मानना है। और कह सकते हैं एक प्रकार से कोलरिज मानता है कि भाई मेरे जो कविता है वो एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि उसमें फैंटेसी है या काल्पनिक रूप से कविताएं लिखी जाती हैं और भगवान ने कवियों को विशेष शक्ति दी है जिससे कवि कल्पना के आधार पर कविता लिखते हैं। ये किसका मानना है? सैमुअल टेलर कोलरिज का मानना है। और कोलरिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के भी भाई मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद क्या है? थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रोचे को लेकर के या अभिव्यंजनावाद को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा क्रोचे के अनुसार काव्य भावना की अभिव्यक्ति है, ना कि उसका अनुकरण या वर्णन है। यानी क्रोचे का मानना है कि भाई मेरे जो कविताएं होती हैं, जो साहित्य होता है, जो काव्य होता है, वो भावनाओं को बताता है। ठीक है, वो किसी का अनुकरण नहीं करता है। ठीक है, एक क्रोचे का मानना है। ठीक है, और क्रोचे कौन है? क्रोचे कौन है? क्रोचे एक इटालियन दार्शनिक है। क्रोचे कौन है भैया? एक इटली का दार्शनिक है।
क्रोचे, जिसने सौंदर्य शास्त्री साहित्य की आलोचना की है। क्रोचे है जो काव्य और कला को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया, अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद यानी क्या है? अभिव्यंजनावाद की बात किसने की है? क्रोचे ने की है। और क्रोचे का जो चिंतन है यही अभिव्यंजनावाद है। क्रोचे क्या है? क्रोचे का मानना है भैया कविता भावना का चित्रण नहीं है बल्कि भावना स्वयं होती है। क्या मानता है कि क्रोचे मानता है कि भैया जो कविता है वो भावना को नहीं बताती है बल्कि भावनाएं ही कविता होती हैं। जब कवि अपनी भीतर की भावना को शब्दों को रूप में लिखता है वही कविता है। क्रोचे क्या मानता है कि जब कोई कवि अपनी भावनाओं को लिखता है वही कविता है। यानी भाई मेरे अगर कोई कवि कोई कविता लिख रहा है ना तो समझ लो कवि की भावना है। एक क्रोचे का मानना है। जैसे कला की बात करता है, क्रोचे के अनुसार सभी कला की अभिव्यक्ति है। जैसे क्रोचे मानता कि जैसे काव्य हैं, जैसे संगीत कला है, चित्रकला है, सब में भावना होती है। एक प्रकार से कवि या संगीतकार या चित्रकार अपनी भावनाओं को बताता है। कला का उद्देश्य जो है भावनाओं को बताना है। जैसे मुझे कलाओं के जरिए ही व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी भावनाओं को बताता है। और जो काव्य होता है या जो साहित्य होता है वो भावनाओं को बताता है। यही तो अभिव्यंजनावाद है। अभिव्यंजनावाद में क्रोचे कह रहा है कि भाई मेरे जो कविताएं होती हैं, जो साहित्य होता है, हर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बताता है। कवि अपनी भावनाओं को बता रहा है। कभी कोई भी कहानी लिखता है, साहित्य लिखता है, कुछ भी लिखता है तो अपनी भावनाओं को क्या करता है? बताता है, इंप्रेस कर रहा है, भावनाएं बता रहा है। क्रोचे का मानना है कि जो कविताएं होती है उसमें बौद्धिकता और तर्क का विरोध है। क्रोचे के अनुसार कोई भी जो काव्य है उसमें तर्क, बौद्धिकता या उद्देश्य नहीं है। कविताएं सिर्फ कल्पना और भावनाओं के जरिए लिखी जा रही हैं। यानी अभिव्यंजनावाद में क्रोचे मान रहा है कि जो कविता है उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता है। कविताएं सिर्फ भावना होती हैं, भावनाएं होती हैं और कल्पना होती है। यानी क्रोचे का मानना कि कविताएं जो है सिर्फ भावना है। कवि की भावनाएं जो होती हैं वही कविता के रूप में या काव्य के रूप में मिलती हैं। कविता का मूल्यांकन कैसे करें? देखो, क्रोचे ने कहा कि कविता जो है भावना से लिखी जाती है, भावना की गहराई है। क्रोचे का मानना कि जो कविता है उसमें एक प्रकार की कला है। कविताओं को छंद और अलंकार से नहीं बल्कि कवि की भावना के अनुसार कविताओं को मानना चाहिए। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद क्या है? अरे भाई मेरे, अभिव्यंजनावाद का मतलब ही यही है। क्या है? कि कविताएं जो लिखी जाती, जो काव्य लिखा जाता है, कवि अपनी भावनाओं को लेकर के कविताएं लिखता है। जिसकी जैसी भावना होगी वैसी उसकी कविता होगी। यही अभिव्यंजनावाद है। अभिव्यंजनावाद बताता है कि कवि भावनाओं को लेकर के कविताएं लिखते हैं। जैसे अभिव्यंजनावाद क्या है? जैसे कविता का स्वरूप। अभिव्यंजनावाद का माना कि कविताएं जो होती हैं भावनाएं होती कवि की, और अभिव्यंजनावाद मानता है कि कविता का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल कविता का भावनात्मक उद्देश्य होता है। अभिव्यंजनावाद मानता है। अभिव्यंजनावाद कवि की आंतरिक संवेदना को बताते हैं और कविता का मूल्यांकन हमें तकनीकी नहीं बल्कि भावना के आधार पर करना चाहिए। अभिव्यंजनावाद कहता है कि जो कविता लिखी जाती है वो तर्क के आधार पर नहीं बल्कि भावनात्मक आधार पर कविताएं लिखी जाती हैं। भावनाएं ही हमारी कविता के रूप में होती हैं। क्या होती हैं? जो भावनाएं होती हैं वही हमारी कविता के रूप में होती हैं। और जिस कवि की भैया जैसी भावना है वैसा कवि वो वैसी कविता लिखेगा। अभिव्यंजनावाद का सिंपल सा मतलब यही है कि कविताएं जो है उसमें कवियों की भावनाएं और कवियों की कल्पनाएं होती हैं। यही क्रोचे का मानना है। और क्रोचे और अभिव्यंजनावाद को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। या तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अभिव्यंजनावाद का आएगा या तो फिर क्रोचे से रिलेटेड आएगा। और अभिव्यंजनावाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा? T.S. इलियट। इन्होंने परंपरा और संवेदना और वस्तुनिष्ठता
और सह संयोजन पर अपनी क्या बातें बताई। टी.एस. इलियट और टी.एस. इलियट ने परंपरा की अवधारणा क्या बताई है और टी.एस. इलियट का काव्य को लेकर के क्या विचार हैं, काव्य को लेकर के और साहित्य को लेकर के टी.एस. इलियट का क्या विचार है। तो देखिएगा जी, टी.एस. इलियट 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी कवि और कवि है। क्या है? टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध कवि और आलोचक है। जो टी.एस. इलियट है वो आधुनिकतावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते, यानी जो आधुनिकतावाद है, क्या आप बात करोगे, टी.एस. इलियट आधुनिकतावाद का कवि माना जाता है। सबसे अंग्रेजी कवि है, अंग्रेज है, अंग्रेजी कवि है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने कविताओं में परंपरा, नवीनता और दर्शन और गहराई का अद्भुत मेल है। यानी टी.एस. इलियट की कविताओं में कह सकते हैं जो परंपरा है, जो नवीनता है, जो दर्शन है और जो गहराई का संयोग देखने को मिलता है टी.एस. इलियट की कविताओं में। टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी कवि है। 20वीं टी.एस. इलियट ने क्या बताया है? टी.एस. इलियट ने आधुनिक जीवन को निराशा और विस्थापन बताया है। टी.एस. इलियट कहता है भैया आज का जो हम लोगों का जीवन है निराशा में घिरा पड़ा है, आज हर कोई व्यक्ति निराश है। इलियट की कविताओं में 20वीं शताब्दी में मनुष्यों की दुर्दशा, मनुष्यों का चिंतन और लोगों का खोखलापन दिखाई देता टी.एस. इलियट की कविताओं में। टी.एस. इलियट जो है वो आधुनिक सभ्यता को बंजर भूमि बताता है। टी.एस. इलियट कहता कि आज की जो आधुनिक सभ्यता ना ये बंजर सभ्यता है, जिसमें व्यक्ति और मनुष्य टूट रहे हैं और व्यक्ति एक प्रकार से कह सकते हो कि उसमें कोई भी एक भावना नहीं है, ये मानता टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जो है वो आधुनिक जीवन को निराशावादी मानता है। आज हर व्यक्ति निराश है, आज हर व्यक्ति टूटा हुआ है, आज हर व्यक्ति में जो भावना है नहीं है, आज हर व्यक्ति कठोर बन चुका है, उसकी भावनाएं मर चुकी हैं, टी.एस. इलियट का मानना है। टी.एस. इलियट कहता है भैया 20वीं शताब्दी का जो मनुष्य है वो टूटा हुआ मनुष्य है और उसका मानसिक खालीपन है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, मनुष्य के दिमाग में सारी भावनाएं मर चुकी हैं, ये टी.एस. इलियट का मानना है। टी.एस. इलियट जो है कविताओं में, टी.एस. इलियट ने अपनी कविताओं में गहरे बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग किया है। टी.एस. इलियट जो है प्रतीकों के साथ अपनी कविताओं को लिखता है, यानी टी.एस. इलियट जो है अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी कविताओं को लिखने का काम कौन करता है भाई मेरे? टी.एस. इलियट करते हैं। टी.एस. इलियट ने संस्कृति और पौराणिक संदर्भ की कविताएं लिखी हैं। टी.एस. इलियट की जो कविताएं हैं आपको शेक्सपियर, बाइबल, उपनिषद और यूरोप को लेकर के मिलते हैं। यानी टी.एस. इलियट थोड़ा का अगर आप देखोगे ना तो भैया जो बाइबल है, जो शेक्सपियर हैं, जो यूरोप में धार्मिक है, इस प्रकार की कविताएं टी.एस. इलियट ने लिखी है। टी.एस. इलियट जो है परंपरा से जुड़ा कवि है, यानी टी.एस. इलियट ने कह सकते भाई परंपरावादी कवि है। टी.एस. इलियट धर्म को लेकर के, ईसाइयों को लेकर के, बाइबल को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं टी.एस. इलियट ने लिखी है। टी.एस. इलियट जो है विखंडन बताता है। टी.एस. इलियट की जो कविता है एक समान नहीं है। टी.एस. इलियट का जो विचार है कभी बदलता है, कभी उसका स्वर बदलता है। टी.एस. इलियट समय बार बार अपना स्थान और समय चेंज करता रहता है। टी.एस. इलियट की जो कविता है उसमें आधुनिक जीवन विखंडित जीवन है। टी.एस. इलियट जो है आधुनिक जीवन को एक टुकड़ों में बटा हुआ जीवन बताता है। टी.एस. इलियट लय और ध्वनि की सटीकता है। टी.एस. इलियट की कविताओं को हम लोग गा सकते हैं और टी.एस. इलियट की कविताओं को स्वर के साथ, लय के साथ गाया जा सकता है। टी.एस. इलियट ने अपनी कविताओं को संगीत में लिखा है। टी.एस. इलियट दार्शनिक और बौद्धिक कवि है। टी.एस. इलियट की कविताओं की अगर बात करें तो टी.एस. इलियट की कविताओं में धर्म, समय, आत्मा जैसे प्रश्न उठाए गए टी.एस. इलियट की कविताओं में। टी.एस. इलियट जो है खास तौर से एक प्रकार से कह सकते हो कि धर्म को लेकर के, इतिहास को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, इस प्रकार की इसकी कविताएं ज्यादा हैं टी.एस. इलियट की। टी.एस. इलियट ने कहा कि कवि को अपने व्यक्तिगत भावनाओं को
कविता से हटा देना चाहिए। यानी टी.एस. इलियट का मानना भैया कवि को कभी भी भावनाओं को लेकर के नहीं लिखना चाहिए। टी.एस. इलियट का मानना है। टी.एस. इलियट क्या मानता है कि कवि को अपने व्यक्तिगत भावनाओं को कविता से हटा दो। भैया आपकी व्यक्तिगत भावना क्या है और कविता में नहीं होनी चाहिए, टी.एस. इलियट का मानना है। कहता है टी.एस. इलियट जो है काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि टी.एस. इलियट को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही एग्जाम में आपको लिखना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 8वां क्या रहेगा, आई.ए. रिचर्ड्स। ये कौन सा, इस इन्होंने मूल्य संप्रेषण और समतुल्यता की क्या बात है। आई.ए. रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स जो है ना ये 20वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि और शिक्षाविद है। इन्होंने नव समालोचना के प्रवर्तक के रूप में इसको माना जाता है। आई.ए. रिचर्ड्स एक अंग्रेजी कवि है भाई मेरे, आई.ए. रिचर्ड्स, ठीक है। और आई.ए. रिचर्ड्स जो है ना इन्होंने कविता को अनुभव आत्मकता की प्रक्रिया माना है। यानी आई.ए. रिचर्ड मानता कि भाई अगर कोई कवि कविता लिखता है तो उसके जो अनुभव हैं, जैसे भाई मेरे मैं एक कवि हूं, मान लो अगर मैं कोई कविता लिखूंगा ना तो भाई मैंने जीवन में क्या अनुभव किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, उसे के अनुसार भाई मैं कविता लिखूंगा ना। तो आई.ए. रिचर्ड कहता कि भाई मेरे कोई भी कवि जो अपनी कविता लिखता है वो अनुभव के आधार पर हर कवि अपनी कविताओं को लिखता है। आई.ए. रिचर्ड्स का ऐसा मानना है। रिचर्ड्स के अनुसार कविता केवल कल्पना नहीं है बल्कि, यानी आई.ए. रिचर्ड कहता है कि कविता केवल कल्पना नहीं होती है बल्कि कविता एक मानसिक और भावनात्मक अनुभव है। कहता कि कोई भी कवि अगर कोई कविता लिखता है तो उसकी भावना क्या है और उसका मानसिकता क्या है कविताओं में होती है। कविता मनुष्य के मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक संघर्ष का समाधान करती है। कविता जो है किसी व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष है उस संघर्ष का समाधान कौन करती है, कविता करती है। क्या करती है भाई मेरे, कविता मनुष्य के जीवन में संघर्षों का समाधान करती है। ये आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है। भाषा के दो अर्थ हैं। आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा कि भाषा के दो अर्थ हैं, बौद्धिक अर्थ है और भावनात्मक अर्थ है। आई.ए. रिचर्ड कहता है कि जो कविता लिखी जाती है वो बौद्धिक लेवल पर भी कविता होती है और भावनात्मक लेवल पर भी कविता लिखी जाती है। आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा कि कविता का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे हैं और कविता का अर्थ कैसा है। यानी भाई किसी भी कविता का जो प्रभाव है, जो भाव है, उस कविता के भाव क्या है, अर्थ क्या, उसके आधार पर कविता होती है। ये आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है। आई.ए. रिचर्ड्स कहता है कि भैया जो कविता है भावनाओं का संतुलन है कविताओं में। एक अच्छी कविता वह है जिसमें सबकी भावना का सामंजस्य है। जो कविता सभी के भावनाओं का सम्मान करती है ऐसी कविताएं श्रेष्ठ कविताएं हैं। कविता में मनोवैज्ञानिक संरचना का संतुलन होता है। यानी जो कविताएं होती है उसमें केवल भावनाएं नहीं होती, कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि उसमें मनोवैज्ञानिक होती है। कविताओं में मानसिक और नैतिकता भी होती है। कविता जो होती मानसिक आधार पर और नैतिकता के आधार पर भी कविता लिखी जाती हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का मानना कि भाई जो कविता व्यवहारिक है, रिचर्ड्स ने कविताओं की आलोचना की है। कहा कि भाई जो व्यक्ति प्रयोग के आधार पर कविता नहीं लिखते वो कविता अच्छी नहीं है। और आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है कि पाठक को बिना किसी पृष्ठभूमि के केवल पाठ पढ़ा देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर कभी किसी कवि को, यानी अगर कोई कविता लिखी जा रही है तो कविता के बैकग्राउंड के बारे में बताना जरूरी है। ये आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है। कविता का उद्देश्य, आई.ए. रिचर्ड्स कहता कि भाई मेरे जो भी कविता लिखी जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्यों को कोई भी कविता लिखी नहीं जाती। आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है। क्या मानता है? आई.ए. रिचर्ड्स मानता है कि भाई मेरे कोई भी जो कविता लिखी जाती है ना, हर कविता का कोई ना कोई उद्देश्य है और बिना उद्देश्यों के कोई भी कविता कभी लिखी नहीं जाती है, ना तो कविता का लेखन किया जाता है। ये मानना किसका है? आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है। ठीक है, और इस प्रकार की वो बातें मानता है। और आई.ए. रिचर्ड्स को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा? शास्त्रीयतावाद और नवशास्त्रीयतावाद क्या है। तो शास्त्रीयतावाद और नवशास्त्रीयतावाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई मेरे शास्त्रीयतावाद क्या है। शास्त्रीयतावाद
ऐसा साहित्य है या ऐसी साहित्य होता है जो प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य है। यानी क्या शास्त्रीयतावाद क्या है कि ऐसा साहित्य जो प्राचीन ग्रीक और रोमन जो साहित्य है उसके आदर्शों पर जो साहित्य लिखा गया शास्त्रीयतावाद है। जैसे संतुलन, संयम, तर्क, उद्देश्य और सौंदर्य बोध, ये शास्त्रीयतावाद है। शास्त्रीयतावाद में क्या होता है? शास्त्रीयतावाद में कह सकते हैं तर्क और विवेक के आधार पर कविता लिखी जाती हैं। शास्त्रीयतावाद में क्या भाई मेरे? तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर, भावना से अधिक तर्क को महत्व किसमें दिया जाता है? शास्त्रीयतावाद में। यानी शास्त्रीयतावाद भाई मेरे तर्क के आधार पर कविता लिखी जाती है, भावना के आधार पर नहीं। शास्त्रीयतावाद में संतुलन और अनुशासन होता है। शास्त्रीयतावाद की जो कविता है उसमें कविताओं में देखोगे तो यानी अनुशासन होगा और संतुलन होगा, यानी रचना में संतुलन होता है। यानी शास्त्रीयतावाद की जो कविताएं होती है उसमें अनुशासन है और संतुलन हमें देखने को मिलता है। शास्त्रीयतावाद में सौंदर्य होता है, यानी जीवन की कला को बताया जाता है। शास्त्रीयतावाद में बताया जाता है भैया सौंदर्य की परिभाषा है, यानी को हमको कैसा जीवन जीना है इसके बारे में बताया गया। शास्त्रीयतावाद में कह सकते हो कि व्यक्ति की जगह मानवता पर बल है। जो शास्त्रीयतावाद है वो किसको महत्व देता है? मानवता को। शास्त्रीयतावाद में कह सकते भाई मानवता को ज्यादा महत्व दिया गया है। किसमें? व्यक्ति की जगह मानवता, जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, अच्छाई है, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, यही तो मानवता है। तो शास्त्रीयतावाद क्या भैया मानवता को अधिक महत्व देता है इंसान से ज्यादा। इंसान से अधिक महत्व किसमें दिया गया है? मानवता, यानी शास्त्रीयतावाद में मानवता को अधिक महत्व दिया गया है। और शास्त्रीयतावाद में आदर्शवादी कविताएं लिखी जाती हैं। काल्पनिक कविताएं शास्त्रीयतावाद में नहीं लिखी जाती हैं, बल्कि कह सकते तर्क के आधार पर, ठीक है, ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर। और आदर्शवादी कविताएं शास्त्रीयतावाद में खूब लिखी जाती हैं और उच्च आदर्शों को लेकर के शास्त्रीयतावाद में खूब कविताएं लिखी गई हैं। ये शास्त्रीयतावाद है। अब हम लोग बात करेंगे भैया नव शास्त्रीयतावाद क्या है। अगर मैं नव शास्त्रीयतावाद की बात करूं तो नव शास्त्रीयतावाद मतलब होता कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो साहित्य लिखा गया वो नव शास्त्रीयतावाद है। नव शास्त्रीयतावाद में प्राचीन शास्त्रीय आदर्शों को लेकर के उनकी पुनर्व्याख्या की गई है। शास्त्रीय परंपरा की पुनरावृत्ति ही नव शास्त्रीयतावाद है। नव शास्त्रीयतावाद में कैसी कविता लिखी जाए? अनुकरण की कविता। नव शास्त्रीयतावाद में कह सकते भैया कि प्रकृति का अनुकरण करके कविताएं लिखी जाती हैं। नव शास्त्रीयतावाद में प्रकृति की कविता लिखी जाएगी, अनुकरण की कविता लिखी जाएगी। जो नव शास्त्रीयतावाद है उसमें कह सकते भाई मेरे नैतिकता के आधार पर, विवेक के आधार पर कविता लिखी जाती। नव शास्त्रीयतावाद में जो नव शास्त्रीयतावाद है उसमें त्रासदी, हास्य के आधार पर कविता लिखी जाती भाई मेरे नव शास्त्रीयतावाद में। नव शास्त्रीयतावाद में भावनाओं पर नियंत्रण होता है, यानी भावनाओं पर नियंत्रण होता है नव शास्त्रीयतावाद जो है। नव शास्त्रीयतावाद में कह सकते हो कि शास्त्रीय परंपरा की पुनरावृत्ति होती भाई मेरे। और जो नव शास्त्रीयतावाद है, अगर मैं नव शास्त्रीयतावाद की बात करूं तो 17वीं 18वीं शताब्दी में इस प्रकार की कविता लिखी गई। अनुकरण, नैतिकता और विवेक के आधार पर जब कविता लिखी जाती है नव शास्त्रीयतावाद है। यानी नव शास्त्रीयतावाद में आप लोग कह सकते भाई मेरे अनुकरण, नैतिकता के आधार पर और विवेक के आधार पर नव शास्त्रीयतावाद में कविता लिखी जाती है। नव शास्त्रीयतावाद में प्राचीन साहित्य को लेकर के कविता लिखी जाती है। भाई मेरे प्राचीन साहित्य कैसा था इसको लेकर के कविताएं कब लिखी जाती हैं? नव शास्त्रीयतावाद में, ठीक है। समाज को लेकर के जो कविताएं लिखी जाती हैं नव शास्त्रीयतावाद में लिखी जाती हैं। अनुशासन को लेकर के, नियम को लेकर के, तर्क को लेकर के, मनोरंजन को लेकर के जो कविताएं लिखी जाती हैं वो नव शास्त्रीयतावाद में कविताएं लिखी जाती हैं। तो शास्त्रीयतावाद और नव शास्त्रीयतावाद क्या है ये आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक जरूर आएगा। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा? नई समीक्षा, यानी पाश्चात्य साहित्य की नई समीक्षा किस प्रकार से की गई है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं जो पाश्चात्य साहित्य है उसकी नई समीक्षा किसने की है? सबसे पहले I.A. रिचर्ड ने किया जो इंग्लैंड के थे,
टी.एस. इलियट ने पाश्चात्य साहित्य की समीक्षा की है जो कि इंग्लैंड का था। ब्रुक्स ने की है जो अमेरिका का था। जॉन काउन ने की है जो कि अमेरिका थे। इन्होंने जो पाश्चात्य साहित्य लिखे गए हैं उसकी समीक्षा की है। और जो पाश्चात्य साहित्य है उसकी समीक्षा में क्या बताया गया है कि पाठक केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी पाश्चात्य साहित्य जो है, पाश्चात्य जो साहित्य लिखा गया है उसमें खास तौर से जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रख करके साहित्य लिखा गया। पाश्चात्य साहित्य क्या लिखा गया भाई मेरे? जो पाश्चात्य साहित्य है वो पाठक यानी जो व्यक्ति साहित्य को पढ़ेगा उसको ध्यान में रख करके साहित्य लिखा गया है। कविता और साहित्य में सत्ता की समानता मानी गई है। रचना का अध्ययन, उसका रचना संरचना, भाषा, प्रतीक इसके आधार पर लिखी गई हैं। यानी कह सकते हैं जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें पाठक यानी जो कविताओं को पढ़ेगा, जो साहित्य को पढ़ेगा उसको ध्यान में रख करके साहित्य लिखा गया है। पाश्चात्य साहित्य कविताओं में कविता खोजो, यानी क्या है जो पाश्चात्य साहित्य है उसकी जो कविताएं हैं उनका मूल मंत्र है कि भैया कविता में कविता खोजो। यानी पाश्चात्य साहित्य में जो कविताएं लिखी गई हैं वो भावनाओं को लेकर के लिखी गई हैं और कई बार तर्कों को लेकर के भी पाश्चात्य साहित्य में कविताएं लिखी गई हैं। पाश्चात्य साहित्य में जो कविताएं लिखी गई हैं उनकी वो शब्द को लेकर के, शैली को लेकर के, बिंब को लेकर के, प्रतीकों को लेकर के पाश्चात्य साहित्य में कविताएं लिखी गई। सारी समीक्षा इसकी बता रहा हूं। जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें कविता जो है संपूर्ण कविताएं होती हैं। पाश्चात्य साहित्य जो कविताएं होती है सजीव होती हैं, पूर्ण होती हैं। पाश्चात्य साहित्य में जो कविताएं लिखी जाती हैं वो सच्चाई होती भाई उसमें, और उसमें सिर्फ कल्पना नहीं थी, बिल्कुल सच्चाई के साथ कविताएं लिखी जाती हैं। जो पाश्चात्य साहित्य होता है उसमें लेखक बिना पक्षपात के कविता लिखता है। जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें लेखक कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता है, किसी की साइड नहीं लेता है। निष्पक्ष होकर के पाश्चात्य साहित्य के कवियों ने कविताएं लिखी हैं। पाश्चात्य जो साहित्य है उसमें पाठक की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। भाई जो पाश्चात्य साहित्य लिखा जाता है उसमें जो हमारे साहित्य को, जो कविताओं को पढ़ेगा उन लोगों की भावनाओं का ध्यान बहुत रखा जाता है, उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे, ये किया जाता है। जो पाश्चात्य साहित्य है वो भैया पाठ केंद्रित होता है, पद्धति केंद्रित होता है। जो पाश्चात्य साहित्य है इसका रिचर्ड्स ने, इलियट ने और ब्रुक्स ने इसकी आलोचना की है। जो पाश्चात्य साहित्य है 1930 से लेकर के 1950 के दशक में अमेरिका और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा प्रभावशाली साहित्य रहा भैया पाश्चात्य साहित्य रहा। पाश्चात्य जो साहित्य है ये केवल पाठक को ध्यान में रख करके साहित्य लिखता है। क्या भाई मेरे? जो पाश्चात्य साहित्य होता है ये केवल पाठक यानी पढ़ने वालों को ध्यान में रख करके साहित्य लिखता है। पाश्चात्य साहित्य में भीतरी साहित्य ज्यादा है। पाश्चात्य जो साहित्य है शैली, रचना के आधार पर साहित्य लिखा गया। जो पाश्चात्य साहित्य है इसमें शब्द, प्रतीक और भाषा को ध्यान में रखा बहुत ज्यादा जो पाश्चात्य साहित्य है। यही इसकी भाई क्या भाई मेरे नई समीक्षा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर का भाई मेरे चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा? मार्क्सवादी समीक्षा। यानी जो मार्क्सवाद है वो कविताओं को और साहित्य को कैसा मानता। भाई मेरे अगर एक बात बताऊं, मार्क्सवादी लोगों ने साहित्य की बुराई की है, उसकी आलोचना की है। मार्क्सवाद जो है साहित्य को नहीं मानता है, कविताओं को नहीं मानता है। वो मानता कि जो कविताएं हैं, जो साहित्य हैं वो अमीरों की चीजें हैं, उसमें कभी भी मजदूर और किसान की बातें नहीं की जाती हैं। मार्क्सवाद जो है वो कविताओं और साहित्य का विरोध करता है क्योंकि साहित्य में और कविताओं में कभी भी किसानों और मजदूरों की बातें नहीं की गई हैं। मार्क्सवाद जो है वो खास तौर से मानता कि भैया जो समाज है एक तो पूंजीपति है और दूसरी तरफ मजदूर है, और जो साहित्य हमेशा पूंजीपतियों का और अमीरों का समर्थक रहा है, और जो साहित्य है वो कभी भी मजदूरों के समर्थन में नहीं रहा है। ये मार्क्सवाद मानता है। मार्क्सवाद जो है वो कविताओं को या साहित्य को समाज में वर्ग संघर्ष और आर्थिक ढांचे के रूप में देखता है। जो मार्क्सवाद है वो कविताओं को किसी वर्ग से जोड़ने की बात करता है। मार्क्सवाद जो है वो कविताओं को मानता कि जो कविताएं हैं वो यथार्थ नहीं होती है, उसमें भावनाएं बहुत लिखी जाती हैं, उसमें सामाजिक सच्चाई नहीं होती है। मार्क्सवाद जो है वो खास तौर से कविता को या साहित्य को यथार्थवादी नहीं मानता। कहता कि जो कविताएं हैं, जो साहित्य हैं वो सामाजिक सच्चाई से बहुत दूर हैं।
और खासतौर जो मार्क्सवाद है वो साहित्य को संस्कृति का वर्चस्व मानता है कि जो साहित्य उसमें संस्कृति की बातें की जाती है, उसमें किसानों और मजदूरों की बातें नहीं है। मार्क्सवाद जो है वो खास तौर से साहित्य की आलोचना करता है, कहता कि जो साहित्य उसकी भाषा और विचार जो है वो सिर्फ अमीरों के हैं या पूंजीपतियों के हैं, वो आम लोगों के नहीं हैं। जो मार्क्सवाद है वो साहित्य को, और कहता कि साहित्य जो है वो एक प्रकार से समाज की असली सच्चाई को नहीं बताता, साहित्य मार्क्सवादी लोगों का मानना है। अगर मैं मार्क्सवादियों की बात करूं तो मार्क्सवादी लोगों का मानना कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं है बल्कि हथियार माना गया है। यानी मार्क्सवादी लोग मानते हैं कि जैसा समाज होता है वैसा साहित्य नहीं दिखाता है। साहित्य तो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की कठपुतली है। पूंजीपति, उद्योगपति और पैसे वाले जैसा चाहते हैं साहित्य वैसे लिख दिया जाता है। यानी मार्क्सवादियों का मानना कि जो साहित्य है उसमें गरीब लोगों का या कह सकते किसानों का, मजदूरों का बात नहीं है, और उसमें सिर्फ अमीरों का एक प्रकार से गुणगान साहित्य में किया गया है। यह मार्क्सवादियों का मानना है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जैसे अगर आप भारत में जो प्रेमचंद थे, उन्होंने जब किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जब साहित्य लिखा, और जब मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, तब कह सकते कि मार्क्सवादी की नजर से लिखा गया साहित्य रहा। कभी कभी मार्क्सवाद की नजर से भी भाई मेरे साहित्य लिखा गया है, लेकिन जो मार्क्सवादी लोग हैं वो साहित्य को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है जो साहित्य है वो मजदूरों, किसानों की बातें बहुत कम करता है। साहित्य हमेशा पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और पैसे वालों का हमेशा समर्थक रहा है। ये मार्क्सवादी लोगों का मानना है। ये मार्क्सवादी लोग भाई इस प्रकार की चीजें मानते हैं, और इस प्रकार की बातों को मार्क्सवादी इतिहासकारों ने या मार्क्सवादी लोगों ने। अगला देखिएगा, हमारा भैया कह रहेगा भाई मेरे 12वां चैप्टर करेगा यथार्थवाद, या यथार्थवादी जो लोग हैं, या यथार्थवाद जो है वो साहित्य को और कविताओं को कैसा मानता है। देखो जो यथार्थवादी हैं उन्होंने साहित्य की आलोचना की है। यथार्थवादियों का मानना कि जो साहित्य है वो समाज की असली सच्चाई नहीं बताता है। यथार्थवाद कहते हैं कि साहित्य में कोई सच्चाई नहीं। यथार्थवाद कहते हैं कि जो साहित्य है वो सिर्फ कल्पना पर चलता है, काल्पनिक है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यानी यथार्थवाद ने साहित्य की आलोचना की है और कहा है कि जो साहित्य है वो सामाजिक सच्चाई से और सामाजिक हकीकत से बहुत दूर है। यथार्थवादी कहते हैं कि जो साहित्य है वो सिर्फ कल्पना है, काल्पनिक है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यथार्थवादी लोगों ने कह सकते कि साहित्य की भैया आलोचना की है, और उन्होंने कहा कि जो साहित्य है वो कभी भी समाज की सच्चाई को नहीं बताता है, वो सिर्फ एक प्रकार से भावनाओं पर चलता है। यानी जो साहित्य भावना को लेकर की बात करता है, वो जो साहित्य है हकीकत को नहीं बताता है या सच्चाई को नहीं बताता है। ये यथार्थवादी लोगों का मानना है। यथार्थवाद साहित्य की भैया आलोचना करता है और बहुत आलोचना करता है। कहता कि जो साहित्य है उसमें सिर्फ कल्पनिक, कभी जो है बड़ी बड़ी बातें करता है, कभी अपनी प्रेमिका की बातें करता है, कभी समाज की सच्चाई नहीं बताता है। यथार्थवादी लोगों का मानना कि जो साहित्य है उसमें सामाजिक सच नहीं है, समाज की असली हकीकत जो है साहित्य नहीं बताता है, और जो कविताएं होती हैं उसमें सिर्फ भावना के लेकर के लिखा जाता है। कविताएं कभी भी सच्चाई से बहुत दूर होती, कविताओं में कोई सच्चाई नहीं होती है। ये किसका मानना है? ये सारी बातें कौन मानता है? ये सारी बातें भाई मेरे यथार्थवादी लोगों मानना है, या यथार्थवाद का ऐसा मानना कि यथार्थवाद इन बातों को मानता है। तो यथार्थवाद साहित्य को क्या मानता है, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा? आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। यानी आधुनिकतावादी जो लोग हैं और उत्तर आधुनिकतावादी जो लोग हैं वो साहित्य को कैसा मानते हैं। देखो आधुनिकतावादी लोग जो हैं और जो उत्तर आधुनिकतावादी लोग हैं, इन्होंने कह सकते भाई मेरे साहित्य को सही माना है, और कभी कभी आधुनिकतावादी लोगों ने एक प्रकार से भैया साहित्य की आलोचना की है। बात बता दूं, आधुनिकतावादी लोगों का मानना कि जो साहित्य है भैया सच्चाई से बहुत दूर है, उसमें सच्चाई नहीं होती। साहित्य में कभी केवल कल्पना में जीता रहता है और कोई भी वो सच्चाई लिख नहीं पाता है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी लोगों ने कह सकते हैं साहित्य को बताया कि साहित्य अच्छा होता है,
साहित्य जो होता है वो हकीकत होता है। ये उत्तर आधुनिकतावादी लोगों ने कहा। यानी आधुनिकतावादी जो हैं वो साहित्य की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो साहित्य है वो सामाजिक हकीकत से बहुत दूर है और साहित्य में सिर्फ कवि जो कल्पना में जीता है और काल्पनिक बातें करता है, ये आधुनिकतावादी लोगों ने कहा। लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावादी लोग हैं उन्होंने साहित्य को बोला कि जो साहित्य है वो कवि जो है जो कुछ बताता है वो भाई सच्चाई को बताता है। तो उत्तर आधुनिकतावादी लोगों ने साहित्य की तारीफ की है, लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावादी लोग हैं वो साहित्य को अच्छा नहीं मानते। वो मानते कि भाई जो साहित्य है कभी कल्पना में जीता है, कभी कभी असलियत नहीं लिखता है, कभी जो है खाली प्रशंसा करता है, कभी केवल अच्छी अच्छी बातें करता है, कभी केवल कल्पना में जीता है, कभी को सामाजिक हकीकत कुछ नहीं पता है। ये आधुनिकतावादी लोगों ने ऐसी बातें कही, ठीक है। और जो उत्तर आधुनिकतावादी लोग हैं उन्होंने साहित्य को अच्छा माना। उन्होंने बोला कि जो कवि जो कुछ लिखता है वो सामाजिक हकीकत होती है। उत्तर आधुनिकतावादी लोगों का मानना कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, जैसा हमारा समाज होता है वैसे हमें साहित्य में देखने को मिलता है। ये बातें किसने की भाई मेरे? उत्तर आधुनिकतावादी लोगों ने इस प्रकार के अपने क्या की दिए हैं, विचार दिए हैं, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा? शैली विज्ञान। शैली विज्ञान का मतलब क्या है कि भाई मेरे जो पाश्चात्य काव्य हैं या जो पाश्चात्य काव्य हैं, जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी शैली में लिखी गई? जैसे अंग्रेजी शैली में कविताएं या काव्य लिखे गए हैं, अमेरिकन शैली में काव्य लिखे गए हैं, रूसी शैली में काव्य लिखे गए हैं और फ्रांसीसी शैली में काव्य लिखे गए हैं। कौन कौन सी शैली में भैया मेरे साहित्य लिखा गया है? एक तो भैया अंग्रेजी शैली में कविताओं को लिखा गया है। दूसरा अमेरिकन शैली या अमेरिकन स्टाइल में कविताओं को लिखा गया, अमेरिकी शैली में कविताएं लिखी गई हैं। रूसी शैली में कविताएं लिखी गई हैं, रूस की शैली में कविताएं रूसी शैली में लिखी गई हैं। और फ्रांस जो है यानी फ्रांसीसी शैली में भी कह सकते हैं कि कविताओं को लिखा गया। जो अंग्रेजी शैली में जो कविता लिखी गई है उसमें प्रेम को लेकर के लिखा गया, लेकिन उसमें प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं और भटकते रहते हैं और मिल नहीं पाते हैं। ये अंग्रेजी शैली में ज्यादातर कविताएं ऐसी लिखी गई। अमेरिकन शैली क्या है? अमेरिकन शैली में भी कह सकते हैं कि प्रेम को लेकर के कविताएं लिखी गई हैं। इसमें भी आप लोग कह सकते हैं कि प्रेमी प्रेमिका मिल नहीं पाते हैं और भटकते रहते हैं। लेकिन जो रूसी शैली है, रूसी शैली में कह सकते हैं जो काव्य लिखे गए हैं उसमें ज्यादातर जो काव्य हैं मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के रूसी शैली में जो काव्य लिखे गए हैं, मजदूर है, किसान है या जो गरीब वर्ग है उसको लेकर के रूसी शैली में काव्य लिखे गए हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी शैली है इस शैली में कह सकते हैं आप लोग खास तौर से क्रांति को लेकर के लिखा गया कि जो क्रांतियां होती हैं या प्रेम को लेकर के फ्रांसीसी शैली में काव्य लिखे गए हैं। या आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी शैली में जो काव्य हैं रोमांस को लेकर के या कल्पनाओं को लेकर के फ्रांसीसी शैली में कह सकते हैं जो काव्य हैं या जो कविताएं हैं यहाँ पर इसको इनका लेखन किया गया है, ठीक है। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, बिल्कुल आखिरी चैप्टर क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 15 क्या है? संकल्पनाएं, स्वच्छंदतावाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद और औपनिवेशिकता। देखो संकल्पनाएं में देखो स्वच्छंदवाद क्या है? जब कवि स्वतंत्र होकर के किसी कविता को लिखता है उसे स्वच्छंदवाद बोला जाता है। क्या भाई? जब कवि स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष होकर के कविताओं को लिखता है वही स्वच्छंदतावाद है। रचनावाद क्या है? यानी जब कवि किसी कविता की रचना करता है या किसी कविता को लिखता है वो रचनावाद है। यानी जब कवि किसी कविता को लिख रहा है और उसकी रचना कर रहा है तो रचनावाद है। मनोविश्लेषणवाद क्या है? यानी जब कवि किसी चीज का विश्लेषण करता है, जब कवि किसी चीज को एक्सप्लेन करता है या विश्लेषण करके अगर कवि किसी चीज को बता रहा है, यही मनोविश्लेषणवाद है। और औपनिवेशिकतावाद क्या है? भाई भारत में जब अंग्रेजी शासन आया, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उस समय भारत के लोगों ने जिस प्रकार से कह सकते देशभक्ति को लेकर के, क्रांति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के जो कविताएं लिखी गई और अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश का शोषण दमन कर रहे हैं, इस प्रकार की जो कविताएं लिखी गई, यही है औपनिवेशिकतावाद साहित्य है। यानी जब भाई हमारा देश गुलाम हुआ तो उस समय कह सकते कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, इस प्रकार की कविताएं, शोषण और दमन को लेकर के कविताएं जो लिखी गई, इसको बोलते हैं औपनिवेशिकतावाद की अवधारणा में जो कविताएं लिखी गई उसको कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपका जो सब्जेक्ट है BHDC 107 में भाई मेरे टोटल 15 चैप्टर हैं
और लगभग मैं आप सबको 15 के 15 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है या जो जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं। और जो जो मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और मैं कंफर्म कह सकता हूं कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया, जो जो मैंने आपको बताया है, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो जो मैं बता रहा हूं, 100% आपके एग्जाम में यही आएगा। जो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जो जो मैंने टॉपिक बताया है, इन्हीं सारे टॉपिकों को पढ़ के जाना है और इन्हीं सारे टॉपिकों को आपको पढ़ना है। ये सारा टॉपिक आपके लिए भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइएगा और इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है।